अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न ब्राज़ील में वाक़ है और ये ब्राज़ील की 60% हिस्से को कवर करता है और यहाँ पर कई किस्म के स्पीशीज़ और दरख्त पाए जाते हैं और अमेज़न की आग इस ज़मीन के लिए और इस ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कुछ और सवालात है जो एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं कि ट्रंप ने क्यों G7 ममालिक की जो मीटिंग बुलाई गई थी इमरजेंसी ट्रक के लिए अमेज़न की जंगल पर, तो उसको क्यों छोड़कर चला गया और ब्राज़ील के सदर ने क्यों 20 मिलियन की जो इमदाद थी उसको रिजेक्ट किया और आखिरकार इस आग को क्यों और किस लिए और किसने लगाया था। तो मैं हूं अहमद शाह काकड़ और आप देख रहे हैं। हकीकत और जज्बात में फर्क होता है। हकीकी पॉलिसी वो है जिसकी बुनियाद माशी तरक्की पर रखी जाए और जज्बाती पॉलिसी वो है जिसकी बुनियाद मजहब, इन्वायरमेंटल चेंज, डेमोक्रेटाइजेशन पर रखी जाए। पिछले कुछ अरसे में अगर हम लोग देख लें तो जहाँ पर भी सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने माशी तरक्की की बात की। अमेरिका को लीजिए, इंडिया को लीजिए, पाकिस्तान को लीजिए, तो माशी तरक्की आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने से और दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर बनाने से। तो दोनों के लिए आपको एरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी आपको ज़मीन की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को काश्त करने के लिए, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी बेहतर बनाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए। अमेरिका ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई और अपने ही मुल्क के कारखानों को बेहतर किया और चाइना से ट्रेड रोक ली। इसी तरह इंडिया ने भी दूसरे मुल्कों से तजारत बढ़ाया। तो रह गई बात ब्राज़ील की। बिल्कुल इसी तरह ब्राज़ील का सदर भी अपनी माशी तरक्की के जो की पॉलिसी थी उसी की बुनियाद पर ही सदर मुंतखब हुआ। अब ब्राज़ील का 60% हिस्सा अमेज़न के जंगल से घिरा हुआ है, तो ब्राज़ील के सदर को चाहता कि वो कुछ करे। इसीलिए उन्होंने पब्लिक को हुक्म दिया कि जितना हिस्सा आप उगा सकते हो उसको आग लगा दो और फौज को इसकी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन इस दफ़ा 72,000 से ज़्यादा ये आग लगने के वाक़े हो चुके थे, जो कि 2017 के मुकाबले में 85% ज़्यादा थे। ये इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे आग लग गई? अगर हम लोग इसको डीप में देख लें तो ये भी चाइना और अमेरिका की इकोनॉमिकल वॉर से ही शुरू हो गई थी। ये अमेज़न के जंगल को इतनी ज़्यादा तादाद में आग लगना, क्योंकि चाइना 40 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन अमेरिका से इंपोर्ट करता है। जब अमेरिका और चाइना की ट्रेड खत्म हो गई तो चाइना ने ये सोयाबीन ब्राज़ील से खरीदना शुरू किया और ब्राज़ील से 71 मिलियन टन सोयाबीन वो इंपोर्ट करने लगा। तो इसलिए वो जगह कम पड़ गई थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ब्राज़ील के सदर ने G7 ममालिक की तरफ से जो 20 मिलियन का इमदाद था वो क्यों रिजेक्ट किया? आपको एक बात ज़हन में रखनी होगी कि इमदाद फिर भी इमदाद रहता है। दरअसल अगर हम लोग डीप देख लें तो G7 वो ममालिक है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे आगे है, उसकी इकोनॉमी टॉपर है और इन्वायरमेंटल चेंज में वो ख़राब करने में उसका सबसे बड़ा रोल है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग ब्राज़ील को देखें तो वो 20% ऑक्सीजन इस दुनिया को मुहैया करता है, यानी उसका सबसे बड़ा रोल है इन्वायरमेंटल चेंज को बेहतर बनाने। तो इसलिए इमदाद रिजेक्ट किया गया कि ये इमदाद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ब्राज़ील का कर्ज होना चाहिए जो G7 ममालिक का। दरअसल आप
आसान अल्फाज में इस तरह समझ लीजिए कि एक गाँव है, वहाँ पर दो बंदों ने बाग उगाए। एक बंदे ने बाग खत्म की और वहाँ पर कारखाने लगाए और कारखाने से अपनी कारोबार चलाता रहा और उसकी लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होती गई और कुछ अरसे में वो रिचेस्ट पर्सन बन गया। उसके बंगले थे, गाड़ी थी। जबकि दूसरा आदमी जिन्होंने बाग नहीं काटा बल्कि बाग पर ही गुजारा किया, कुछ अरसे बाद जब उसको मुआवजा किया गया तो जिस आदमी ने बाग काटा था उसके कारखाने हैं, बंगले हैं और अमीर आदमी है, और दूसरे जिसने बाग नहीं काटा, रहने दिया, वो मुश्किल अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो जब उस आदमी को भी जिन्होंने बाग रखा हुआ था उसको गुस्सा आया, उन्होंने बाग को आग लगाई कि उसका भी ये माइंड बन गया था कि वो यहाँ पर कारखाने लगाए। तो जो दूसरा आदमी जिसने पहले कारखाने लगाए उन्होंने इस आदमी को मना किया कि नहीं, आप तो बाग काट नहीं सकते क्योंकि इससे गाँव का फिजा आलूदा होगा, इससे जानवरों को नुकसान पहुँचेगा वगैरह वगैरह। तो अगर हम लोग देख लें तो इसकी मिसाल ये ऐसी ही है। दुनिया एक गाँव की तरह है और जिस आदमी ने पहले बाग काटे थे उसकी जगह पर कारखाना बनाया था और वो अमीर बन गया था, वो G7 ममालिक है। और दूसरा जिस आदमी ने बाग रखा हुआ था वो है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील इस वक्त 20% ऑक्सीजन मुहैया करता है दुनिया को, और ये इन्वायरमेंटल चेंज को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और दूसरी तरफ G7 ममालिक वो अपनी इकोनॉमिकल कंपटीशन में लगे हुए हैं और कारखाने बना रहे हैं, और वो इन्वायरमेंटल चेंज में सबसे उसका बुरा किरदार है। तो बदले में अमेज़न को कुछ नहीं मिलता और G7 ममालिक तरक्की करते हुए अपने इलाके में को खुशहाल बनाया, वहाँ पर बेरोज़गारी को ख़त्म किया, लाइफ स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाया। तो यहाँ से मुझे नोम चॉम्स्की की एक बात आ गई। उन्होंने अपने बुक हाउ द वर्ल्ड वर्क में केनन की, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसके एक बात नकल की हुई थी। उन्होंने कहा कि 1948 में केनन ने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट को ये ख़त लिखा कि हमारे पास तो दुनिया की 50% वेल्थ है और 6.3% पॉपुलेशन, हम लोग किस तरह इसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक मशवरा दिया कि हम लोग दुनिया के अटेंशन को चेंज कर लेंगे एक ख्याली दुनिया की तरफ, ख्याली गोलों की तरफ, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हो गई, इन्वायरमेंटल चेंज होगा, ह्यूमन राइट हो गई। तो आजकल बिल्कुल इसी तरह ही चल रहा है कि जो G7 ममालिक है उन्होंने दुनिया की अटेंशन दूसरी तरफ लगाई हुई है और ख़ुद लोग इकोनॉमिकल कंपटीशन में लगे हुए हैं। मेरा इस जुमले से ये मतलब हरगिज़ नहीं कि डिफॉरेस्टेशन अमेज़न में जायज़ है। मैं कहता हूँ कि अमेज़न की जंगल दुनिया को 20% ऑक्सीजन मुहैया करता है, लेकिन इसके बदले में जो लोग G7 ममालिक है वो फ़िज़ा को ख़राब करते, उसके बदले में उसे हर साल कुछ मिलना चाहिए जिससे उसकी इकानमी बेहतर हो। और दूसरी बात यह है कि वो अपने इलाके में भी रिफॉरेस्टेशन करे, वो दोबारा जंगलात उगाए और अपने कारखानों पर काबू कर ले ताकि इन्वायरमेंटल चेंज को कंट्रोल कर सके।